जी नमस्कार। आज की हम लोगों की जो टॉपिक है बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये है भारत की न्यायपालिका। तो ध्यान रखेंगे, न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से रही है। न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से है और अत्यधिक साइंटिफिक जुडिशियरी सिस्टम काम कर रही थी, लेकिन एक स्टेट लेवल पर नहीं या गवर्नमेंट लेवल पर नहीं, ये सारा का सारा काम कर रही थी हमारे स्थानीय स्तर पर, परिवार स्तर पर। जैसे यदि परिवार में सबसे पहले मनुष्य जब परिवार नामक इकाई में रहना शुरू किया, होमो इरेक्टस एरेक्टस होमो सेपियंस निएंडरथल के रूप में, तो वैसी स्थिति में मनुष्य ने परिवार नामक इकाई से जब जुड़ा तो जानते हैं क्या हुआ। परिवार में जो वयोवृद्ध सदस्य होते थे या अनुभवी होते थे, जुडिशियरी का काम उन्हीं से लिया जाता था, यानी कि न्यायिक कार्य परिवार में वही करते थे। परिवार के बाद धीरे धीरे कुलप बना, जो कुल एक वंश के प्रधान होने लगे, कुलप कहलाने लगे। फिर ग्राम बना तो ग्रामणी हो गए, यानी मुखिया हो गए, वो डिसीजन देने लगे। और परंपराओं के आधार पर, निर्णयों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, कथाओं के आधार पर, पुराणों के आधार पर, उक्तियों के आधार पर वो अपने निर्णय सुनाने लगे और उस निर्णय पर हमारी व्यवस्था अत्यधिक आदर्शात्मक न्यायिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन बाद के काल में जब वंश परंपरा हिलकोरे लेने लगा, जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये महत्व जब अर्जित करने लगा तो कुछ न्यायिक व्यवस्था में दिक्कतें आ गई। और सबसे ज्यादा न्यायिक व्यवस्था में दिक्कतें आई थी गुप्त काल में। कब आई थी? गुप्त काल में। क्योंकि स्वयं कालिदास जब किताब लिखे हैं, चाहे वह विज्ञान शकुंतलम नामक किताब लिखे हो, कुमार संभवम नामक किताब लिखे हो, तो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा का प्रयोग किए हैं। अगर कोई तथा कथित उच्च जाति के लोग बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्षत्रिय बोल रहे हैं, तो उनके लिए संस्कृत शब्द जो है निकल रहा है। और जब वही महिला का और शूद्र के वाणी निकल रहा है तो प्राकृत शब्द का प्रयोग निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, एम.के. सिंह ने एक सवाल पूछा अपने किसी महिला सदस्य से कि हाउ आर यू, तो महिला ने जवाब दिया ठीक बानी, बढ़िया से रहतानी। समझ रहे हैं ना? मैंने इंग्लिश में पूछा और उन्होंने भोजपुरी में जवाब दिया। यानी उस समय के साहित्यकारों ने भी भाषा भी उनके तरफ से निकलवाया, स्त्रियों के तरफ से या कुछ समाज के अछूत लोगों के तरफ से, अछूत थे नहीं, वो बना दिया गया, तो उनके द्वारा वही प्राकृत शब्द का प्रयोग भी करवाया गया, जिससे समाज साहित्य में भी टूटने लगा, उच्च नीच का भेदभाव हो गया। उसके बाद तो छुआछूत इतनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई कि देखे होंगे विवाह दो प्रकार के मान लिए गए। इंटरकास्ट मैरिज इज टू टाइप्स, अनुलोम एंड प्रतिलोम। अब अनुलोम क्या था कि जब तथाकथित उच्ची जाति के लोग तथाकथित नीची जाति की महिला से विवाह करे तो उसको अनुलोम यानी एक्सेप्टेबल। लेकिन यदि नीची तथाकथित नीची जाति के लोग तथाकथित ऊंची जाति के लोग से विवाह करते थे तो उसको माना गया प्रतिलोम, अनएक्सेप्टेबल। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से समाज में जो जुडिशियरी सिस्टम गुप्त काल के बाद स्थापित होने लगी, उसमें बहुत सारे वीक पॉइंट सामने आने लगे, जो कल्चरल रूप से, सोशल रूप से, फैमिलियर रूप से लोगों को तोड़ने लगे, बांटने लगे, कमजोर करने लगे। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति थोड़ा सा उन्हें रीच करने का प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद तो खैर सल्तनत काल में, मुगल काल में और बुरी स्थिति हुई और धर्म को प्रायोरिटी दे दिया गया और धर्म के आधार पर डिसीजन होने लगा, साइंटिफिक डिसीजन की कमी आने लगी। अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जुडिशियरी को मॉडर्नाइज जुडिशियरी सिस्टम के अंतर्गत इंडिया में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया और 1774 में कोलकाता में एक वनली नेम्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी केवल नाम के लिए था, वो आपके रियल में पूरे भारत भर का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। लेकिन जब हम आजादी की ओर बढ़े और 1935 में अंग्रेजों ने भारत के संविधान को बनाया, अंग्रेज 1935 में भारत के संविधान को बनाए थे
और हम लोग बनाए आपको 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए। तो जब उन्होंने 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय में वो लोग संघीय न्यायालय के रूप में एक सर्वोच्च न्यायालय की नींव डाला था। लेकिन ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसकी स्थापना की तिथि है 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी 1950। तो 28 फरवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की नींव डाल दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय की जब नींव पड़ गया तो उस समय जजों की संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत 7 रखी गई, क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 124 में है कि भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था होगी और वो एकल नागरिकता के प्रमुख के रूप में यानी संघीय न्यायालय के रूप में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आवश्यक हो तो इसके मुख्यालय में समयानुसार बदलाव किया जा सकता है। ये ऑलरेडी उसमें 124 अनुच्छेद में रखा गया। हम लोग उसको ऐसे पढ़ाते 1-2 का 4 सर्वोच्च न्यायालय और 2-1 का 4 हाई कोर्ट। 1-2 का 4 2-1 का 4 1-2 का 4 2-1 का 4 1-2 का 4 सर्वोच्च न्यायालय 2-1 का 4 उच्च न्यायालय और 2-3 डिस्ट्रिक्ट जज यानी जुडिशियरी यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 233 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये सब ध्यान रख लेंगे आप लोग, याद हो जाएगा धीरे धीरे मेरे साथ रहेंगे तो ये आश्चर्य करेंगे इनको कैसे याद है। तो जो संघीय न्यायालय बना वो आपको मान्यता दिया गया 28 फरवरी 1950 को, और उसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में 7 से अनधिक जस्टिस होंगे, यानी 7 से अधिक नहीं होंगे। लेकिन संशोधन करके इसको और बढ़ाकर 25 किया गया, फिर आपके 2008 में बढ़ाकर 31 किया गया और वर्तमान में 35 है। ध्यान रखेंगे 7 जो न्यायाधीश थे जिसमें 6 न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस, ठीक इसी ढंग से 25 हुए तो उसमें भी 24 न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस, 31 हुए तो 30 जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस, और अभी 35 है तो 1 चीफ जस्टिस और 34 जस्टिस है, तो वर्तमान में है। लेकिन आपको इससे भी संख्या अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अपराध के टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रहे हैं और हमें जुडिशियरी पर एक बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं, माने केस की काफी बड़ी बोझ है। अतः और अधिक जजों की नियुक्ति की आवश्यकता है और अधिक कोर्ट की आवश्यकता है, और हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी और बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूप में ये रहेगा और अन्य लोअर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बांट दिया जाता, एक दीवानी देखता, एक फौजदारी देखता, एक बहुत सारे अलग अलग सेक्टर बांट दिए जाते और उनके डिसीजन को अंतिम मूल्यांकन फाइनल पहुंचे हुए केवल संघीय न्यायालय करता। तो निश्चित ही जस्टिस जब होता तो जल्दी जल्दी होता, तो वैसी स्थिति में समस्याओं के समाधान जल्दी जल्दी होते और अपराधों पर लगाम लगता, या जो अच्छे लोग फंसे हैं उन भी बच पाते और कानून एक मजबूत स्वरूप धारण करता। इसके हम भी सिफारिश करने वाले। ध्यान रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है, तो इसमें है कि जो या तो न्यूनतम एज इनका नहीं है, किसी भी जज के पद के लिए ध्यान रखिएगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। हाँ, जुडिशियरी के परीक्षा में है लेकिन बाकी में आपको नहीं है। हाँ, अधिकतम आयु सब में है कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन न्यूनतम आयु में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में कोई सीमांकन नहीं। हाँ, उनकी योग्यता है, योग्यता में है कि वे सिंपल वाला में है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ हो, लेकिन बाकी में है कि वे कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश रहे हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश रहे हो अथवा वे अधिवक्ता रहे हो। ऐसी स्थिति में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, रियल बात है कि जो उन 34 न्यायाधीशों में से जो वरीय न्यायाधीश होते हैं उनको ही बनाया जाता है, और इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निवर्तमान होने जा रहे होते हैं उनका भी सलाह और मशविरा लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए
एक पूरी पैनल बनी हुई है, लेकिन शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति रहा तो शायद वो व्यक्ति शपथ दिला सकता है, वो विशेष परिस्थिति में। अब ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति भवन वर्तमान में दिल्ली में हाईटी ब्रिज के पास, उसी के बगल में आपका उच्च न्यायालय भी है। और ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी अंग्रेज ही किए थे, आज नहीं बना, ये बहुत पहले से बना हुआ। अब रहा बात कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वेतन मिलते हैं चीफ जस्टिस के या सभी अधिकारियों के, वो केंद्रीय संचित निधि से मिलता है। इसमें किसी प्रकार की कटौती बिना उनकी इच्छा की नहीं होगी या बिना संविधान संशोधन की नहीं होगी। अभी जो है कोरोना में उनके वेतन में कोई कटौती नहीं हुई है। हाँ, अब बैठक शुरू हो रहा होगा, आज या कल में चलने वाला था या मंडे से चलेगा। हो सकता है न्यायपालिका हमेशा अच्छी रही है और इस तरीके से भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत की है, तो उस न्यायपालिका के द्वारा ये घोषणा हो कि हम लोग भी 10% अपने वेतन नहीं लेंगे या 30% अपने वेतन में कटौती करेंगे। ध्यान दीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी शर्त पर 65 वर्ष से अधिक दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए 6 साल निर्धारण नहीं है। अगर ये 50 साल की उम्र में बन गया तो 15 साल तक रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए राष्ट्रपति से भी कठिन तरीके हैं। आपको थोड़ा बता दूं मैं कि राष्ट्रपति से भी कठिन तरीके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए। कैसे? पहला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। दोनों सदन में प्रस्ताव यहां अगर लाते हैं किसी भी सदन में, तो वैसी स्थिति में आपको उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 10% सदस्य लिखित रूप से दें। 10%, 1/4 नहीं। यहाँ भारत का राष्ट्रपति के लिए था आपको 1/4, यहाँ 1/10 तो लिखित दे, और सदन में जब बुलाया जाए तो वो उपस्थित हो और तब जाके उनके खिलाफ महाभियोग की शुरुआत हो। उसके बाद एक सदन अगर पारित कर देता है तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं या अपने माध्यम से किसी अधिवक्ता को भेजकर अपना पक्ष रखवाएगा। और उसके बाद यदि वह सदन भी पारित कर दिया तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हटेगा। तब एक कमेटी बनेगी और वो जांचेगी कि क्या राज्यसभा या लोकसभा अथवा दोनों सदन में कहीं इस महाभियोग को पारित करवाने में विधि की त्रुटि तो नहीं रही है। और अगर विधि की त्रुटि नहीं है तो दोनों एक ही सत्र में पास किए हैं ना। नेक्स्ट चीज है, अगर एक ही सत्र में पास दोनों किए हैं और दोनों में किसी भी प्रकार के पारित करवाने में दिक्कत नहीं है, कमेटी ये लिख कर देगी और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी जाके उन पर महाभियोग लगेगा, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पदमुक्त होंगे। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, कमेटी का रिपोर्ट चाहिए, एक ही सत्र में दो सदन द्वारा पारित होना चाहिए। ये तो राष्ट्रपति के केस में है ही नहीं। वहां तो दोनों सदन जैसे पारित किया राष्ट्रपति के, यहाँ दोनों सदन पारित करे और कमेटी जांच के दे कि कोई कानून और प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई है, सही सही जो है महाभियोग लगा है, और तब जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके हटेंगे। ध्यान रखेंगे अन्य सदस्यों को जो सर्वोच्च न्यायालय में हटाने के तरीका भी यही है। और यही कारण है कि अभी तक एक भी न तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सका है और न ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सका है। एक बार भी अभी तक नहीं लगा है जी। लेकिन यही रहा कि अगर वो कर्तव्य से फौजदारीवाद में चले जाते हैं तो वैसी स्थिति में कोई भी क्विक प्रशासनिक एक्शन हो सकता है, महाभियोग वगैरह सोचा जाएगा, ये बाद की चीज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय से लेकर और ग्राम कचहरी तक के न्यायपालिका को जो आदेश देगा वह उस आदेश विधि सम्मत होंगे, स्वीकार किए जाएंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर विधि मान्य होगा, यानी सबको स्वीकार करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने एक अलग अध्यादेश जारी करने का अथवा अपने अभिलेखागार रखने का हकदार होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में स्पष्टतः लिखा गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है अथवा अपने समस्त निर्णयों के लिए वह एक अभिलेखागार रखेगा और निर्णयों में परिवर्तन करने का अधिक से अधिक बेंचों के माध्यम से डिसीजन को पहले के कम सदस्यों के बेंच के निर्णय को परिवर्तित करने की भी शक्ति रखता है। ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में सीधे सभी वाद नहीं जाते हैं, उसमें राज्य राज्य अथवा राज्यों, राज्य राज्य अथवा राज्यों, राज्य केंद्र यानी केंद्र राज्य अथवा राज्यों या केंद्रीय वाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव, ये समस्त सीधे सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाएगा। अन्य किसी राज्य की विधायिका से संबंधित वाद है या फिर वहां राष्ट्रपति शासन से संबंधित बात है तो वैसी स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही वाद जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा वो सभी लोगों के लिए विधि मान्य होगा। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय को इच्छा होगी तो परामर्श देगा। परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है और यही कारण है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर मांगा गया था रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा कि यदि हम इसे देते हैं कि वहां राम जन्मभूमि था या बाबरी मस्जिद था तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करेगी, और यदि नहीं करती है तो वैसी स्थिति में क्यों न्यायपालिका को बेवजह निर्णय देकर और समाज में जो है उनके महत्ता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हे महामहिम, हमें माफ किया जाए, ऐसे प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं और निर्णय नहीं दे सकते। हाँ, राष्ट्रपति भवन यदि हमें आश्वस्त कर देता है कि हमारे दिए गए निर्णय को वो लागू करवाएंगे तो वैसी स्थिति में हम निर्णय दे सकते हैं। इस राष्ट्रपति आवास ने स्पष्टतः इनकार किया कि आप सलाह देने के हकदार हैं, आदेश देने के नहीं। हम लागू करना न करना मेरा काम है। और उन्होंने भी कहा ठीक है, तो हमें भी आपको राय देना न देना मेरा काम है, हम उस मुद्दे पर भी राय देने में सक्षम नहीं है। और इस प्रकार अभी तक वो राय पेंडिंग है। निर्णय भी आ गया सर्वोच्च न्यायालय के वाद के माध्यम से, आप जान ही रहे होंगे। ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के अन्य 24 उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश देता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर हर प्रकार के विषय वस्तु का वर्णन स्पष्टतः संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर और 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। तो आते हम लोग फिर दूसरे वीडियो में न्यायपालिका को ग्राम कचहरी से लेकर और फिर आपके सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक अगला वीडियो देखना न भूलें। और YouTube अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 200 से अधिक पहुंच गया है, अगर 1000 से अधिक पहुंच गया तो लाइव वीडियो चलेगा, फ्री में करेंगे आप। अन्यथा आप ऐप से जुड़िए, स्टडी पॉइंट फॉर IAS PCS ऐप है इसका, उसमें मेरा यही दाढ़ी वाला फोटो लगल है। पेमेंट करने में थोड़ी अगर मोड में दिक्कत हो तो मेरे 9852168521 ऐप नंबर पर आप ऐप्स व्हाट्सएप चलता है, आप हमें कुछ लिखकर भेजिए, जो भी समस्या है हम आपका समाधान करेंगे, ऐप से पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें अन्य राय लेनी है तो आप फ़ोन कीजिए, आपको राय ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो के इंतजार में आप सभी, ताकि न्यायपालिका का विशद वर्णन मिले। आते हैं फिर अगले वीडियो के लिए।